तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है हिंदू विधि के अंतर्गत। जो हिंदू विधि है उसके अंतर्गत कर्ता की शक्तियों और दायित्वों की क्या करनी है, हमें विवेचना करनी है। जो हिंदू विधि के अंतर्गत क्या करना है, जो कर्ता की शक्तियां होती हैं, यानी कि जो कर्ता है, जो हम लोग का मेन लीडर है, उसकी शक्तियों को और दायित्वों को क्या करनी है, हम लोग उसकी विवेचना करनी है, उसका क्या हम लोग को करनी है, इसमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू लॉ के अंतर्गत, क्योंकि ये रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हिंदू विधि के अंतर्गत कर्ता की शक्तियों और दायित्वों की विस्तृत विवेचना करेंगे। कि हिंदू संयुक्त परिवार, जो हिंदू क्या है, वो संयुक्त परिवार यानी कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो कर्ता होता है उसका पद या उसका जो स्टेटस है या जो पद है वो क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हिंदू संयुक्त परिवार यानी कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो कर्ता है उसका जो पद होता है वो अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यह पारंपरिक संरचना में पारिवारिक प्रबंधन का केंद्र बिंदु है। और यह क्या है, जो पारंपरिक संरचना हो गई, ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर हो गया, कल्चरल स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसमें पारिवारिक प्रबंधन का क्या है, केंद्र बिंदु है। कर्ता का पद मुख्य रूप से हिंदू विधि में स्थापित है और इसे मिताक्षरा और दयाभाग दोनों स्कूलों द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो कर्ता का पद है वो मुख्य रूप से किसमें इन्वॉल्व है, हिंदू लॉ में इन्वॉल्व है, और इसे जो मिताक्षरा स्कूल और दयाभाग स्कूल दोनों स्कूलों द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। आगे चलते हैं कि कर्ता का अर्थ क्या होता है, उसका पद क्या है। ठीक है, कर्ता का अर्थ क्या है, उसका पद क्या है। तो कर्ता है वो हिंदू संयुक्त परिवार का क्या होता है, एक प्रमुख होता है। जो कर्ता होता है वो हिंदू संयुक्त परिवार, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का क्या होता है, प्रमुख होता है, मेन होता है। कर्ता परिवार के सभी सहस्वामियों यानी को-पेरेंसर्स के बीच क्या करता है, संपत्ति और अन्य पारिवारिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। जो कर्ता होता है वो परिवार के जितने भी सभी को-पेरेंसर्स हैं या जो सहस्वामी हैं उनके बीच जो संपत्ति का बंटवारा हो गया, संपत्ति का लेन देन या अन्य जो पारिवारिक गतिविधियां होता है उनका प्रबंधन करता है, उनकी देखभाल करता है, उनका इंतजाम करता है। वह परिवार की ओर से विधिक, आर्थिक और सामाजिक कार्य करता है। वो परिवार की ओर से वो एक रिप्रेजेंट करता है, एक परिवार को, एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली से कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग के घर में सबसे बड़े कौन होते हैं, बाबा होते हैं, दादी होते हैं, वो क्या होते हैं, कर्ता हो गए। वह परिवार की ओर से विधिक, आर्थिक और सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कर्ता के चयन का आधार क्या होता है, तो वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी क्या होती है। कर्ता के चयन का आधार, तो सीनियरिटी, जो सबसे ज्यादा सीनियर है, जाहिर सी बात है बाबा दादी। परंपरागत रूप से परिवार में, जो परंपरागत रूप से परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य कर्ता बनता है। जो एक परंपरागत एक रूप है, एक जो ट्रेडिशनल रूप से चलते आ रहा है, तो परिवार का सबसे जो वरिष्ठ पुरुष होता है, सबसे बड़ा पुरुष होता है, सबसे बूढ़ा पुरुष होता है, वही कर्ता बनता है। यदि यदि वरिष्ठ पुरुष कर्ता बनने में असमर्थ हो या इच्छुक ही ना हो, यदि जो वरिष्ठ पुरुष है या जो सीनियर पुरुष है वो कर्ता बनने में असमर्थ हो या उसका मन ही ना हो, तो परिवार के अन्य सदस्य कर्ता चुन सकते हैं। तो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो कर्ता को चुन सकते हैं। महिला कर्ता क्या होती है, महिला कर्ता क्या होती है भाई, ये देखेंगे पहले। तो महिला कर्ता होती है कि 2016 में, महिला कर्ता में क्या है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने स्पष्ट किया कि परिवार में कोई पुरुष सदस्य ना होने की स्थिति में महिला जैसे विधवा या माता भी कर्ता बन सकती है। तो महिला कर्ता में जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया था, ये एक जजमेंट में स्पष्ट कर दिया था कि परिवार में अगर कोई पुरुष सदस्य ना हो तो उसकी स्थिति में क्या करती है, महिला जैसे कोई विधवा हो गई या माता हो गई, वो कर्ता बन सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कर्ता की शक्तियां क्या है, कर्ता की भाई शक्तियां क्या है, देखो भाई। तो कर्ता को पारिवारिक मामलों में कई विशेष शक्तियां दी गई हैं। तो कर्ता है उसको पारिवारिक जो मामले हो गए या फैमिली मैटर्स होगा उसमें कई विशेष शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि यह शक्तियां उसकी जिम्मेदारियों के साथ संतुलित भी होती हैं और यह शक्तियां क्या करती है, उसकी जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस भी होती हैं। पहला हो गया प्रशासनिक शक्तियां यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जैसे कि संपत्ति का प्रबंधन करना। कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का उपयोग, देखभाल और प्रबंधन कर सकता है। कर्ता संयुक्त जो परिवार की संपत्ति है उसका उपयोग कर सकता है, यूज कर सकता है, देखभाल कर सकता है और उसका प्रबंधन भी कर सकता है, प्रबंध भी कर सकता है। उसे संपत्ति के अधिक उपयोगी बनने और परिवार की भलाई के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, तो उसे संपत्ति के अधिक उपयोगी बनाने, मतलब उसके संपत्ति, वो क्या चाहता है, उसे संपत्ति और अधिक उपयोगी बनाने का, और अधिक उपयोगी वो बना दे, या परिवार की भलाई के लिए कोई निर्णय लेना, उसके ये अधिकार होते हैं। मतलब एक परिवारी रूप से पूरा तरीके से सब जिम्मेदारियों को संभालना हो उसको, साथ ही आगे बढ़ना ही कर्ता का मेन काम होता है, उसकी शक्तियां होती है। ठीक है, पारिवारिक व्यवसाय का संचालन कैसे होता है,
तो कर्ता को पारिवारिक व्यवसाय के चलने पारिवारिक व्यवसाय को चलाने, विस्तार करने और उसमें निवेश करने का अधिकार है। कर्ता को जो पारिवारिक व्यवसाय है पूरा, ठीक है, जो पूरे व्यवसाय चल रहा है उसका व्यवसाय चलाने, विस्तार उसका बढ़ाने बिजनेस को, या उसमें इन्वेस्ट करने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। अन्य सदस्यों के प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व कैसे करता है कर्ता पूरे परिवार की ओर से न्यायालय, सरकारी संस्थानों और अन्य संस्थानों में प्रतिनिधित्व कर सकता है। कर्ता पूरे परिवार की ओर से कोर्ट के सामने या जो सरकारी संस्थान है या कुछ अन्य संस्थानों के जो में प्रतिनिधित्व का क्या कर सकता है, एक रिप्रेजेंटर का काम कर सकता है। ठीक है, वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है। संपत्ति का हस्तांतरण होता है, कर्ता को पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा बेचने, गिरवी रखने या स्थानांतरित करने का अधिकार है। जो कर्ता है उसको पारिवारिक जो संपत्ति है उसका हिस्सा बेचने, गिरवी रखने या स्थानांतरित करने का क्या होता है, अधिकार है। लेकिन यह केवल परिवार की आवश्यकता यानी कि लीगल नेसेसिटी आवश्यकता, बेनिफिट्स ऑफ ई स्टेट अत्यावश्यकता हो गई, बेनिफिट ई स्टेट हो गया, और अनिवार्य ऋणों यानी इंडिस्पेंसेबल जो ड्यूटीज को पूरा करने के लिए ही किया जा सकता है। गलत। संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होता है कि करता है तो उसको अगर पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा बेचने का, गिरवी रखने का, स्थानांतरित करने का अधिकार है। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब परिवार की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। ठीक है, परिवार को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, अत्यावश्यकता हो। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ई स्टेट हो या अनिवार्य ऋणों या इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए क्या होता है, ये कर सकता है कर्ता। ठीक है, ऋण ले सकता है। ऋण ले कैसे सकता है, तो ऋण लेने बोरोइंग में कि कर्ता को पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेने का अधिकार है। जो कर्ता है उसको अगर पारिवारिक अपने उद्देश्य पूरे करने हैं तो उसे क्या है, ऋण लेने का संपूर्ण अधिकार होता है। यह ऋण पारिवारिक संपत्ति से चुकाया जा सकता है। यह ऋण जो होती है पारिवारिक जो संपत्ति है उससे क्या करा जा सकता है, चुकाया जा सकता है। कर और अन्य देयताओं का भुगतान कैसे होता है, कर और अन्य देयताओं का भुगतान कैसे करेगा, तो कर्ता परिवार की ओर कर देयताओं और अन्य वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करता है। जो करता है तो परिवार की जो कर देयताएं हैं उनको और अन्य जो वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करता है। विवेकाधिकार को देखेंगे तो विवेकाधिकार या डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, कर्ता अपने विवेक का उपयोग करके पारिवारिक विवाद सुलझा सकता है। जो करता है वो अपने विवेक का उपयोग करके पारिवारिक विवाद को क्या कर सकता है, सुलझा सकता है। उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह निर्णय परिवार के हित में होना चाहिए। उसे निर्णय लेने की क्या होती है, स्वतंत्रता है, लेकिन यह निर्णय क्या होना चाहिए, परिवार के हित में ही होना चाहिए। कर्ता के दायित्व यानी ड्यूटीज ऑफ कर्ता क्या होता है, कर्ता के दायित्वों को देखें तो कर्ता के दायित्व यानी कि जो कर्ता है उसके दायित्व उसके अधिकारियों से जुड़े होते हैं। कर्ता के दायित्व क्या होते हैं, उसके अधिकारियों से जुड़े होते हैं। वह परिवार और उसकी संपत्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो परिवार के प्रति और उसकी संपत्ति है उसके प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व देखें तो निष्पक्ष प्रबंधन, कर्ता को सभी सहस्वामियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। जो करता है उसको सभी सहस्वामियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। वह संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता, वह संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। निष्पक्ष प्रबंधन को देखें तो कर्ता के सभी सहस्वामियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और वह संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। लेखा जोखा देखेंगे तो लेखा जोखा क्या होता है, कर्ता को परिवार की संपत्ति और वित्तीय लेन देन का सटीक लेखा जोखा रखना चाहिए। जो करता है उसको परिवार की संपत्ति और वित्तीय लेन देन का सटीक लेखा जोखा रखना चाहिए। ठीक है, किसी सहस्वामी द्वारा पूछे जाने पर उसे यह प्रस्तुत करना आवश्यक है। और किसी सहस्वामी द्वारा पूछे जाने पर उसे यह प्रस्तुत करना क्या होता है, आवश्यक है। पारिवारिक सदस्यों के दायित्व या पारिवारिक सदस्यों के प्रति दायित्व क्या होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति को देखें तो कर्ता को परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। जो करता है उसको परिवार के सदस्यों की शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया और अन्य जरूरतें हो गई, उनका रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किसी सदस्य को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। जो किसी सदस्य को क्या नहीं किया जाना चाहिए, उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। सदस्यों के अधिकारों की रक्षा देखें तो कर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहस्वामियों को उनका हिस्सा या अधिकार मिले। ठीक है, तो कर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहस्वामियों को उनका हिस्सा या अधिकार मिले। ऋण के दायित्व को देखें तो ऋण का दायित्व कैसे होता है, तो ऋण का दायित्व होता है यदि कर्ता ने पारिवारिक उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है, यदि जो कर्ता है उसने पारिवारिक उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है तो उसे चुकाने का दायित्व है, तो उसे इसे चुकाने का बहुत ज्यादा पूरा दायित्व है। धार्मिक और सामाजिक दायित्व को देखें तो कर्ता को परिवार की धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना होता है। इसे
अनुष्ठान, दान और अन्य धार्मिक कर्तव्य भी शामिल होते हैं इसमें। अनुष्ठान हो गया, दान हो गया, जो अन्य को धार्मिक और सामाजिक जो दायित्व है वो दोनों ही इसमें शामिल होते हैं कर्ता के लिए। कर्ता की शक्तियों का कर्ता की शक्तियों और दायित्वों की क्या-क्या सीमाएं हैं, कर्ता की शक्तियों और दायित्वों की क्या सीमाएं हैं। सहस्वामियों की सहमति आवश्यक है इसमें कि महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे संपत्ति का स्थायी स्थानांतरण में सहस्वामियों की सहमति आवश्यक है कि अगर मतलब बेच रहे हैं, ठीक है, अगर कोई संपत्ति बेचा तो जितने भी को-पेरेंसन है उत्तराधिकारी उनकी सहमति होनी चाहिए, उनके साइन होने चाहिए, एफिडेविट साइन होते हैं तभी तो आप बेच सकते हैं, उनकी सहमति होनी चाहिए। चीज़ों में बेचने में कर्ता को मिलनी चाहिए, तभी तो वो करेगा। दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई होती है। यदि कर्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता तो सहस्वामी उसे चुनौती दे सकता है, मतलब कि क्या कर सकता है, कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकता है या चुनौती दे सकता है। कर्तव्य के पालन में चूक हो जाए कि यदि कर्ता परिवार के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, मतलब हितों के खिलाफ काम करता है, तो वह न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो वह क्या करा सकता है, न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखें, यानी कि जो निर्णित वाद हो गए उनके केस लॉज कौन-कौन से हो गए। नारायण बाल, इसमें तो बहुत केस लॉज है। नारायण बाल, गोपाल बाल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि कर्ता के कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखे। नारायण बाल और गोपाल बाल वाले मैटर में। और सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश 1988 वाले मैटर में यह निर्णय कहता है कि कर्ता का संपत्ति का हस्तांतरण तभी वैध होगा जब परिवार की आवश्यकता के लिए हो। तो यह निर्णय क्या कहता है कि कर्ता का जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो तभी वैध होगा जब वह परिवार की आवश्यकता के लिए हो। श्यामलाल वर्सेस अमरनाथ, श्यामलाल और अमरनाथ वाले मैटर में क्या होता है कि न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कर्ता का कार्य पारिवारिक हित में होना चाहिए। क्या होगा, दिया था निर्णय कि न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो कर्ता का कार्य वो पारिवारिक हित में ही होना चाहिए। और इसमें निष्कर्ष आखिरी में क्या कह रहा है कि कर्ता हिंदू संयुक्त परिवार का प्रमुख और मार्गदर्शक होता है। ठीक है, कर्ता बात है कि हिंदू संयुक्त परिवार या हिंदू जॉइंट फैमिली का प्रमुख होता है, मार्गदर्शक होता है, राह दिखाने वाला होता है। वह परिवार की संपत्ति और गतिविधियों का क्या करता है, प्रबंधन करता है। हालांकि कर्ता के अधिकार अत्यधिक होते हैं लेकिन उन पर जिम्मेदारियों का भार भी होता है। कर्ता का हर कार्य परिवार के हित में और निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल 22 यदि कर्ता अपने दायित्वों का पालन नहीं करता या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, मतलब यदि जो कर्ता है वो अपने दायित्वों का पालन नहीं करता या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसे कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो उसे कानूनी रूप से क्या कराया जा सकता है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, कर्ता की कितनी शक्तियां होती है, कर्ता क्या करता है, हिंदू जॉइंट फैमिली में उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से कर्ता के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, कौन होता है कर्ता, हिंदू जॉइंट फैमिली का प्रमुख होता है, ठीक है, और डायरेक्शन मार्गदर्शक भी होता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था हिंदू लॉ का दूसरा, बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।